डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 का 4th पार्ट। इस पार्ट में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट का लॉ क्या है, इसको समझने से पहले हमें सॉल्यूशन को समझना आवश्यक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सॉल्यूट को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है वो कैसा सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल टाइप का सॉल्यूट है, जबकि जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वॉलेटाइल टाइप का। नॉन वॉलेटाइल टाइप का सॉल्यूट मीन्स क्या होता है, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है, उससे कहते हैं हम नॉन वॉलेटाइल टाइप का सॉल्यूट, यानी जिसकी वेपर नहीं बनती या यूं कहे कि जिसकी भाप नहीं बनती है, उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल टाइप का सॉल्यूट। यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो कैसा है, वॉलेटाइल है, मीन्स जिसकी वेपर बनती है। ठीक, अब हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, अगर इसको हम नीचे से हीट करें, यहाँ से अगर इसे हम नीचे से हीट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसकी वेपर बनेगी। ठीक है, और ये जो वेपर है वो यहाँ आकर एक प्रेशर क्रिएट करेगी। अगर ऊपर से इस कंटेनर को हम पैक कर दें तो यहाँ पर जो वेपर बनती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, और इसी प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो वेपर के कारण होता है, इसलिए उसे हम वेपर प्रेशर नाम देते हैं। ठीक है, अब राउल्ट का लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसके इक्वल रहेगा, केवल जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना उसी के इक्वल रहेगा। ठीक है, किसके इक्वल रहेगा, केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल टाइप का है, मतलब जो सॉल्यूट है उसकी तो कोई वेपर बनती ही नहीं। जब वेपर ही नहीं बनती तो वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पर जो वेपर टोटल बन रही है या जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण है, ओनली ऑन सॉल्वेंट के कारण है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, पी एस लिखते हैं उसको हम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओनली जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन यानी कि x1। यहाँ पर जो x1 है वो हमने क्या माना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आइए इसको आगे हम डिटेल में समझते हैं। डेफिनेशन में यही सारी बातें कही है यहाँ पर इसमें, कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। यहाँ पर कहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पीएस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पर जो पीएस है वो क्या है, वेपर प्रेशर है, x1 है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन है, ओनली सॉल्वेंट का, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अब जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम हमेशा एक कांस्टेंट राइट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, P0। ठीक, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए हमने ऊपर यहाँ पर N2 लिखा था, सॉरी कैपिटल N लिखा था, यहाँ पर स्मॉल n एंड कैपिटल N। तो कैपिटल N की जगह अगर मैं यहाँ पर N2 लिखूं तो चलेगा, है ना, और स्मॉल n की जगह N लिखा है। अब जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो गया, x1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में जो x है, x1, इस x1 की जगह हम ये वाली वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू x1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखने पर, इक्वेशन 1 में अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट स्टेप में PS, ये रहा PS इज इक्वल्स टू P0 एंड मल्टीप्लाई में
x के स्थान पर क्या लिखना, n2 अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, अब ये जो P0 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि PS अपॉन में P0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू n2 और n1 प्लस n2 अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे कहा उसने ऑन सब्सट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स फ्रॉम 1, ये दोनों ही साइड जो हमारे पास है अगर इनको हम 1 में से माइनस करें तो क्या होगा, जब भी हमारे पास दो पार्ट्स इस टाइप से होते हैं तो अगर इनमें हम 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 का डिवाइड करें या 1 में से इनको हम सब्सट्रैक्ट करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसे 1 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 1 में से इस वैल्यू को मैंने माइनस किया और इस पार्ट में 1 में से इस वैल्यू को माइनस किया। अब यहाँ पर 1 दी है, इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो इनके अपॉन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट कर लेते हैं 1। अगर 1 के अपॉन में 1 राइट कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, P0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर P0 एंड इसका PS। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2, ये पूरा पार्ट हमारा इस साइड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और ये n2, यानी n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 माइनस n2। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो n2 है वो किसका है, प्लस का, और ये जो n2 है वो माइनस का n2 है, तो प्लस और माइनस के n2 कट जाएंगे। आगे ये पूरा पार्ट एज इट इज मैंने राइट किया है इज इक्वल्स टू करके, यहाँ पर क्या बचा हमारा n1 राइट किया अपॉन में n1 प्लस n2, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दिया। यहाँ पर आने पर ये जो आंसर आया हमारा यही राउल्ट लॉ है। ठीक है, अब इसको वर्ड्स में अगर हमें राइट करना है इस साइड तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इन इक्वेशन 3 में जो P0 माइनस PS है इसे हम क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो P0 माइनस PS है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो P0 माइनस PS अपॉन में P0 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है यहाँ पर, ये रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। n1 अपॉन में n1 प्लस n2 ये क्या है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड थे, है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास n2 अपॉन में n1 प्लस n2 था, यहाँ पर क्या था, n2 है ना, तो ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है। और अगर इसकी जगह हम n1 कर दें, यहाँ पर n1 है ना, तो n1 क्या हो जाएगा, ये इसके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे, ये सॉल्यूट के है, और अगर यहाँ n2 होता तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता। अब हैज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए अब जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर यह जो वैल्यू है वो क्या है, रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में ये जो रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये इज इक्वल्स टू किसके, जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, और यही हमारा राउल्ट का लॉ है। ठीक है, ये 2-3 लाइन में क्या कहा गया है कि रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, यही था हमारा राउल्ट का लॉ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड के थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना सीखेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना सीखने से पहले हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये दोनों पता होना जरूरी है। आइए देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। यहाँ पर हमने वाटर लिया है और यहाँ पर सॉल्यूशन, इसके बीच में हमारे पास है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ जो सॉल्यूशन लिया है इसका कंसंट्रेशन हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन लो है। जब भी किसी लिक्विड का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है तो इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब आइए देखते हैं इस मेथड में ये जो ऑस्मोसिस
प्रेशर है इसको हम कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसने दिया था, सबसे पहले बर्कले एंड हार्टले नाम के साइंटिस्ट ने, और इस मेथड के बारे में भी सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। एग्जाम में आपको इस मेथड की डिटेल नहीं आती है, केवल डायग्राम आता है, और ये मेथड मोर सुटेबल क्यों है अदर मेथड से, ये पूछा जाता है। तो मेथड्स में ये जो डायग्राम है इसको समझते हैं हम। यहाँ पर एक मेटल का बड़ा सा कंटेनर है, ये जो आपको आसपास दिखाई दे रहा है, पूरा गोल होता है ये, है ना, और इसको हम जैकेट नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यानी इसका जो नाम है वो क्या है, जैकेट है, पूरा राउंड शेप में गोल रहेगा पाइप जैसा। इसके अंदर यहाँ पर है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी है, एक केमिकल है कॉपर फेरोसाइनाइड, उसकी बनी है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ओनली जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उन्हीं को सॉल्यूशन में जाने की परमिशन देती है, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स है उनको वाटर में आने की परमिशन नहीं देती है, ठीक है। आगे यहाँ पर है हमारे पास वाटर रिजर्वायर। इस वाटर रिजर्वायर में यहाँ से हम वाटर ऐड करते हैं, और इस पूरी ट्यूब के अंदर यहाँ पर वाटर रहता है। यहाँ पर है ये कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इसको नाम दिया हमने कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर है वो हम कहाँ तक फिल करते हैं, यहाँ पर जो मार्क बना हुआ है ये यहाँ तक फिल करते हैं, ओके। अब यहाँ पर इसमें पिस्टन लगा हुआ है, और ये हमारा प्रेशर गॉज, ठीक है। प्रेशर गॉज की हेल्प से ही हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को इस टाइप से फिल करने के बाद इसको 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे इस साइड मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, और धीरे धीरे यहाँ पर इस पिस्टन को ऊपर दबाते हुए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर पूरा जो वाटर है वो फिल हो जाता है। जितना हो सकता है उतना वाटर ऊपर जाता है यहाँ पर, और सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। जितना वाटर यहाँ से ऊपर जाता है उतना कैपिलरी में जो वाटर है उसका लेवल डाउन हो जाता है। मान लीजिए अब इस कैपिलरी में यहाँ पर वाटर का लेवल इतना रह गया है ओनली, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो होना स्टॉप हो गई है। मतलब इसके बाद ये वाटर जो है वो इस साइड सॉल्यूशन में मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हम ये जो पिस्टन है इसको ऊपर से प्रेस करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हम पिस्टन के ऊपर प्रेस करते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, उतना प्रेशर यहाँ पर ये जो प्रेशर गॉज है उसमें मेजर कर लिया जाता है। कितना यहाँ पर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना लगाना है, अब इतना लगाना है कि यहाँ पर जो वाटर हम इस साइड से इस साइड गया था ऊपर की साइड, वो वाटर वापस से यहाँ पर आ जाए, और कैपिलरी में जो स्टार्टिंग में वाटर का लेवल था, स्टार्टिंग में यहाँ पर था वाटर का लेवल, तो वापस से यही लेवल आ जाए, ठीक है। इतना लेवल आ जाए वाटर का, इतनी देर तक हमको पिस्टन से ऊपर से वापस से इसको प्रेस करना है। अब यहाँ पर हम जो प्रेशर लगाते हैं ये सॉल्यूशन को वापस से, सॉल्यूशन में से जो वाटर है उसको वापस से यहाँ पर कैपिलरी में फिल करने के लिए उसको यहाँ पर हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर गॉज के अंदर इसको हम मेजर कर लेते हैं, और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो मेथड है वो सबसे अच्छी है अदर मेथड से। अब ये जो मेथड है वो अच्छी क्यों है या सुटेबल क्यों है, इसके कुछ रीजन यहाँ पर दे रखे हैं। एग्जाम में यही 3 रीजन से पूछे जाते हैं, और डायग्राम पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस यूनिट से, 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है वो ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें कम से कम टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और कम से कम टाइम में हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट चेंज। यहाँ पर जितना वाटर इस साइड जाता है वापस से उतना ही वाटर यहाँ पर आ जाता है, इसलिए यहाँ जो सॉल्यूशन लेते हैं उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एक ये इसका बेनिफिट है। थर्ड है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। In this method, hence the membrane is
नॉट स्टैंड एंड रिमेन सेफ। इस मेथड में जो यहाँ पर ऊपर पिस्टन की ओर ये जो लिक्विड है प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर, उससे बैलेंस हो जाता है और इसके कारण ये जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता और इसी कारण ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये स्टैंड नहीं होती, मतलब ये तनती नहीं है और ना ही ये फटती है, ये सेफ रहती है। एक ही मेम्ब्रेन को हम कई बार यूज कर सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने की बर्कले एंड हार्टले मेथड। आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी।